नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपने देखा था कि प्रियांक खरगे, जो कि कर्नाटका के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को और उन्होंने कहा कि देखिए, आपके 100 साल हुए हैं। पहले बधाई दी और बधाई देने के बाद उन्होंने पूरा ब्यौरा लिखा कि किस तरीके से आरएसएस का और एक इंफॉर्मेशन उनसे मांगी गई कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, आपके ऑफिस बेरर्स कौन कौन से हैं, ये तमाम तरीके की जानकारी आरएसएस से मांगी गई। जिसके बाद आज मोहन भागवत ने ये कहा कि आरएसएस हिंदुओं के जो हिंदू धर्म है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है इसको लेकर इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम, कॉन्ट्रीब्यूशंस, एसेट्स, उनके ऑफिस बेरर्स, ये तमाम वो चीजें थी। और ये सवाल गृह मंत्री ने एक ऑफिशियल लेटर पैड पर भेजा था, यानी कि वो ऑफिशियल लेटर कर्नाटक की सरकार की तरफ से वो भेजा गया है, जिस पर आज मोहन भागवत केरला में थ्रिसूर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं उस चिट्ठी का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उन्होंने फिर तमाम एक्सप्लेनेशन दिए कि हम आरएसएस को इसके पहले भी 2 बार बैन किया गया, एक बार कोर्ट ऑर्डर से उस बैन को हटा दिया गया और दूसरे बार सत्याग्रह से। हमने कुछ छुपाया नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो फिर वो हिसाब किताब अपना दे क्यों नहीं देते। और फिर प्रियांक खरगे ने आज ही ये कहा कि उनको ये सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा, वो किसी कानून के ऊपर नहीं हो सकते। तो आज सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी बहस छिड़ी है प्रियांक खरगे बनाम मोहन भागवत, क्या ये विचारधारा की लड़ाई का ये एक नया स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से प्रियांक खरगे ने उस राहुल गांधी की लड़ाई को आगे बढ़ाया है, क्योंकि वो हमेशा आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर मोहन भागवत के पर्सपेक्टिव से देखें तो मोहन भागवत का ये कहना कि भाई हम कोई हिसाब किताब नहीं देंगे, हाँ, और हमारी कोई भी चीज छुपी नहीं है, सरकार को पता है। और साथ में मोहन भागवत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन उन ऑर्गेनाइजेशंस का होता है जो कि सरकार से फंड लेते हैं, हम सरकार से फंड नहीं लेते। तो ये सारी चीजें अब कहाँ जाकर रुकेंगी और क्या कांग्रेस इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचा पाएगी। अगर लॉजिकल कंक्लूजन है तो इसमें क्या होगा, अगर कानून का उल्लंघन किया है तो क्या आरएसएस के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी। आज ये सारे सवाल पूरे देश के सामने हैं। हमारे साथ इस समय प्रबल प्रताप शाही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रबल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी है जो कि फ्रंटलाइन मैगजीन की एसोसिएट एडिटर हैं, आपका स्वागत है। मैं राजलक्ष्मी से शुरू करना चाहती हूँ कि राजलक्ष्मी, ये जो मोहन भागवत बनाम प्रियांक खरगे की जो पॉलिटिकल बैटल जो देखने को मिल रही है, आखिर ये क्या है, ये कौन से लड़ाई का स्वरूप है और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा। देखिए, मेरे हिसाब से ये इश्यू ट्रांसपेरेंसी का है। ठीक है, जैसे प्रियांक खड़गे जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, क्योंकि एक तरफ ये जो ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता जिसको हम कहते हैं, वो और सबसे एक्सपेक्ट की जाती है, एनजीओ से एक्सपेक्ट की जाती है। उनके एफसीआरए जो उनके रजिस्ट्रेशंस होते हैं उस पे की जाती है। उनके सोर्सेस ऑफ फंडिंग पर सवाल उठाए जाते हैं और एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। जैसे आपको भी हाल में पता है नीलू कि एक न्यूज़ पोर्टल के सो कॉल्ड जो ये फेमा और वगैरह एफडीआई, हाँ एफडीआई जो है रेगुलेशंस, हाँ उन्होंने वायलेट किया, तो उसको लेके उनके खिलाफ ईडी उनके पीछे पड़ गई, उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पड़ गई दिल्ली पुलिस की। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक तरफ जब इतना इम्पोर्टेंस है, जो अच्छा है, एक हिसाब से अच्छा है, गवर्नमेंट को डिमांड करना चाहिए कि सब अपने सोर्सेस ऑफ फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करें। और खासकर जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, जो स्वयं सेवक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्वयं सेवी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने सोर्सेस ऑफ फंडिंग या सोर्सेस ऑफ इनकम को क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट कर दें, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके पास इतने बड़े जो है वर्कफोर्स होता है, जिसको वो तनख्वाह मेरे ख्याल से ज़रूर देते होंगे, और मेरे ख्याल से न्यूनतम तनख्वाह तो देते ही होंगे। तो वो अगर इनकम टैक्स एग्जम्प्ट हो भी, लेकिन उनको जो मेरे ख्याल और आई थिंक
पैन कार्ड तो होगा ही उनके पास, मतलब इसका मतलब कुछ तो टैक्स रिटर्न्स तो फाइल करते ही होंगे। तो कहीं न कहीं उनके सोर्सेस ऑफ इनकम का ब्यौरा है। पर वही है कि वो शायद आरटीआई में नहीं आएगा, और शायद वो, क्योंकि आरटीआई में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पब्लिक सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं, और रादर इनफैक्ट गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, इसलिए वो आरटीआई में नहीं आएगा। लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन अगर अगर एक डिमांड है कि आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके भी सोर्सेस ऑफ फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने में क्या जाता है, मतलब ये एक सवाल आई थिंक पूछा गया है, जबकि ये एक्सपेक्टेशन और सबसे की जाती है, चाहे इंडिविजुअल से की जाती हो, चाहे एनजीओ से की जाती हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से भी की जाती हो। अब ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को तो इलेक्शन कमीशन को अपना ब्यौरा पूरा देना पड़ता है, तो वो एक हिसाब से पब्लिक हो ही जाता है। और फिर ये भी ये आजकल और भी ज़्यादा डिमांड आ गया है, और सबको पता है कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है आज के डेट में। तो इसीलिए तो, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है इसमें कोई हर्जा नहीं है जो वो सवाल पूछ रहे हैं। और अगर अगर ये जो ट्रांसपेरेंसी। मोहन हाँ। भागवत का रिस्पॉन्स था ये कहना कि भाई हम हिसाब किताब नहीं देंगे, हमने तो कोई सरकार से फंड ही नहीं लिया, उन्होंने जब हाँ। इस तरीके की बातें की, तो इस जवाब से आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत क्या कहना चाह रहे हैं? या तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं कानून से ऊपर हो गया हूँ, मुझसे कोई हिसाब किताब ना मांगा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर तरीके से ट्रांसपेरेंट हूँ, हमारी सब इंफॉर्मेशन सरकार के पास रहती है। वो अपनी 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 बातों में इस बात को कह रहे थे, तो ये कह के वो क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी जगह ठीक है एक हिसाब से नीलू, वो कह रही है कि जब तक सरकार जो है मुझसे नहीं, हमसे नहीं पूछती, हम क्यों जवाब दें। मतलब प्रियंक खड़गे जी कौन होते हैं, होता है ना, मतलब वो एक इंडिविजुअल है आफ्टर ऑल, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, वो शायद एमपी भी एनीवे, बट वो एक इंडिविजुअल है ना, तो नहीं, हम। लेकिन वो अब तो कर्नाटक के गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री अगर अमित शाह केंद्र में रहकर गृह मंत्री के बतौर सबसे कागज मांग सकते हैं, तो फिर वो गृह मंत्री होके कागज क्यों नहीं मांग सकते? भाई अपना हिसाब हाँ, किताब दिखाओ, आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपको कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है? हाँ, अगर उन्होंने देखिए कोई लॉ ऑफ द लैंड हाँ, अगर वायलेट किया हो नीलू, तो फिर ये जो बनता है, ठीक है, तो फिर वो जो गृह मंत्री होने के नाते वो उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी इन्वोक जो है कर सकते हैं। लेकिन ये बस ये आई थिंक इसमें इसमें कुछ ज्यादा देखिए, हाँ, एक तो चीज डिमांड है, ठीक है, कि सबको पारदर्शिता पन मतलब दिखाना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए, और वो सभी संस्थाओं को अप्लाई करता है ना। तो यहाँ पे इनकी संस्था क्यों एग्जेम्प्ट है, हाँ, सिर्फ क्योंकि वो गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेती, इसलिए एग्जेम्प्ट है या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा कमजोर लॉजिक लगता है मुझे। हाँ, आई थिंक वो और भी कुछ जवाब मतलब दे सकते थे। हाँ, तो एनीवे, पर अभी फिलहाल मतलब जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, इसमें मैंने कहा मतलब एक तो दोहरा मापदंड ओवरऑल है ही नहीं। अब जो एनजीओज के पीछे पड़ना, जैसे मैंने कहा है, एफसीआरए जो है अमेंडमेंट्स को इतना टाइट कर दिया है कि उस पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, हाँ, एफसीआरए के फंडिंग पे, और जो एनजीओज का अगर, हाँ, अगर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है, लेकिन उनको कुछ एफसीआरए फंड्स अगर मिले हुए हो, तो वो सब केंद्र सरकार की किटी में जाएगा, मतलब किटी में नहीं जाएगा, लेकिन वो एक अथॉरिटी स्थापित करेंगे वगैरह वगैरह, तो उन्हीं के कंट्रोल में जाएगा मोर और लेस। तो इसके खिलाफ बहुत आवाजें उठी हैं, क्योंकि ये एक्चुअली पैसा वो कहते हैं कि आपको कायदे से वापस कर देना चाहिए, और फिर ये लेकिन राजनीति, क्या ये इंप्रेशन नहीं जाता कि आरएसएस, ऐसा लग रहा है, या मोहन भागवत कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं? क्योंकि एक लॉजिकल सवाल सबके मन में होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है तो उसके बारे में बताने में क्या हर्ज है? अगर आपके पास सारी चीजें ठीक ठाक है तो उसको एक खाली इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में क्या हर्ज है? जब पूरे देश से उसके कागज मांगे जा रहे हैं, तो अगर आरएसएस के बारे में कागज मांग लिया कर्नाटक के गृह मंत्री ने, तो उसको हम पॉलिटिकल गिमिक कैसे कह सकते हैं? हम्म। ये देखिए, वो हमेशा ये आर्ग्यू तो कर ही सकते हैं कि हम टैक्स रिटर्न, हम रिटर्न्स तो फाइल कर ही रहे हैं, है ना, हम रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, और वो रिटर्न्स का पूरा ब्यौरा है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास। तो अगर क्वेरी है, तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पूछिए, आप गवर्नमेंट को पूछिए कि ये इनकम, हाँ, कि हमारा इनकम कहाँ से आया, और उसका जो है पूरा
ब्यौरा दें। मतलब आप कौन होते हैं जिसको हम जवाब दें? मतलब मैं ये एक बस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी जवाब मतलब दिया जा सकता है ना? लेकिन अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा, इश्यू मतलब ट्रांसपेरेंसी का है। जब हर बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछा जाता है, हाँ, ऐसा है कि नेशनल हेराल्ड का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है? और फिर छोटे-मोटे एनजीओज़ का भी, हाँ, जो फंक्शन कर रहे हैं कि कहाँ से आता है आपका सोर्स ऑफ इनकम, उसको आप बताइए, हाँ, और अगर कोई और जहाँ पे फॉरेन फंडिंग है नहीं, वहाँ भी फॉरेन फंडिंग का आरोप जो है लगा के केंद्रीय एजेंसीज़ उनके पीछे पड़ जाती है। जैसे मैंने बताया एक न्यूज़ पोर्टल के साथ क्या हुआ, है ना? 2020 में केस हुआ और अब जाके कुछ हाई कोर्ट से कुछ राहत मिली है 6 साल बाद उसको, और इसके बीच में इतने सारे परिवार मतलब बेरोज़गार हो गए। तो बिल्कुल। ये सारे सवाल उठते हैं क्योंकि एक ना सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ तो हो ही रहा है ना? तो बिल्कुल। आई थिंक प्रियंक जी का अप्रोच भी और सवाल भी वहीं से आ रहा होगा कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। ये बात जी। है। जी। अब मैं शाही साहब के पास आती हूँ कि शाही साहब, अब कांग्रेस, अब सबकी नज़र तो इस बात की है कि भई मोहन भागवत ने कह दिया कि वो कोई हिसाब-किताब नहीं देंगे। अब कांग्रेस इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर कैसे लेकर जाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या जो विपक्ष की जो बाकी राज्य सरकारें हैं, क्या उनको भी बल मिलेगा जो प्रियांक खरगे ने किया है? हो सकता है कि भई रेवंत रेड्डी की सरकार भी उनसे हिसाब-किताब माँग ले, क्योंकि हर राज्य में आरएसएस के आउटफिट्स हैं और आरएसएस के दफ्तर तो पूरे देश में हैं। तो तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार, कर्नाटक की सरकार ने तो शुरुआत कर ही दी है, तो क्या ये एक बड़ी बैटल के रूप में तब्दील होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि क्या कोई कड़ी कार्रवाई होगी आरएसएस के खिलाफ? देखिए, जहाँ तक आपने सवाल पूछा है और मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रियांक खरगे जी को, जो गृह मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के, कि उन्होंने एक वाजिब सवाल पूछा कि आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा ये बहुत बड़ा एनजीओ है, तो अगर एनजीओ है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। और अगर संगठन है जो विश्व भर से पैसे मांग रहा है, इसका जो कार्यालय बना होगा, जो झंडेवालान में बड़ा एक कार्यालय 7 स्टार होटल की तरह कार्यालय बना है, तो उसका फंड कहाँ से आया? रजिस्ट्रेशन, वो जमीन किसके नाम पे अलॉट हुई तो क्या उसमें सारी चीजें तो दी होंगी ना? अगर दी है तो बताओ देश की जनता को। आरएसएस के नाम पे ही है कि आरएसएस कोई क्लोज क्लोज कोई एंटिटी है? क्या डीप स्टेट है? ये इसलिए डर रहे हैं कि उन्होंने सीआईए से पैसा मिला है, या आईएसआई से पैसा मिला है, कि मोसाद से पैसा मिल रहा है इनको? क्या डरना है? सीआईए से वैसे इनके पुराने संबंध हैं। सीआईए के जे कुरन इनके 1949 से 51 तक इनके साथ रहे, जो मुख्य ऑपरेटिव रहे, यहाँ पर हेड रहे सीआईए के अमेरिका के इंडिया में। वह यहाँ पर है कोवर्कर के साथ, तो क्या छुपाना चाह रहे हैं? छुपाना यही चाह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये हमेशा विश्व की तमाम एजेंसियों के साथ इनका गठबंधन रहा, वहां से पैसे प्राप्त किए। तो अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो वो सारी खुलेगी खुलेगी। एक तरफ जहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना हो पड़े, या आपको कोई काम करना हो, या जो आपका चैनल है, इस चैनल या फेडरल का, इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा है। यहाँ तक बाकी छोड़ दीजिए, इस देश में गाय का, भैंस का, बैल का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आज के दिन में। अगर आपको लोन लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसकी गिनती होती है। यहाँ तक अगर आप पालतू कुत्ता पालते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराना पड़ता है। तो जब इन सब का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराना पड़े, क्यों नहीं करेगा भाई? आरएसएस कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से इनका क्या मतलब? धर्म धर्म होता है, ये धर्म से बड़े हैं? ये धर्म हो गए? ये अपने आप को हिंदू धर्म से बड़े? भारत के संविधान में अगर रहना है मोहन भागवत को और काम करना है आरएसएस को, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपनी सारी चीजें बतानी होगी, कौन उनके संगठन, कितने संगठन हैं, कितने संगठन काम करते हैं, कितने विचार मंच हैं, कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ हैं, ये सब बताना पड़ेगा। गौरी लंकेश की जिसने हत्या की वो भी आरएसएस में था, जिसने नरेंद्र दावोलकर की हत्या की वो भी आरएसएस का संबंधित था, जिसने कलबुर्गी की हत्या की वो भी आरएसएस संबंधित था। तो बहुत सारे लोगों का, नाथूराम गोडसे का भी संबंध आरएसएस से था, वो भी आरएसएस का सदस्य था, पहला आतंकवादी जिसने गांधी जी की हत्या की। तो ये तमाम जो आतंकी हैं उनका भी कलई खुलेगा, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, और देश में जो गलत काम हो रहा है जो आरएसएस करवाती, उसकी भी कलई खुलेगी। इसलिए आरएसएस डर रही है, मेन बात ये है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, अपनी डिटेल्स नहीं देगा,
तो कर्नाटक में तो पहले बैन होगा, उसके बाद और भी सरकारें जो हमारी है वहां भी इन पर कार्रवाई होगी। और फिर जब हमारी सरकार बनेगी 2029 में या उसके पहले, तो कांग्रेस पार्टी पहला काम करेगी, आरएसएस को बैन करेगी, जैसे पहले की थी। पहले तो खोल भी दिया था, अब इनको खोलेंगे नहीं। इनकी पूरी जांच होगी 26/11 से लेकर बहुत सारे जो घटनाएं हुई हैं भारत में, उन सब में इनकी क्या क्या इनकी वही है, सारी कलई खोली जाएगी इनकी। कितने दंगों में शामिल रहे हैं, कितने जो बम विस्फोटों में शामिल रहे हैं, ये सारी कलई खुलेगी, सारा एक्सपोज होंगे ये। और ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने, इसमें एक और चीज है, अगर ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने सदस्यों की संख्या बताएंगे, इनको बताना पड़ेगा कि कितने इनके कलई खुल जाएगी, कितने चीफ जस्टिस इनके मेंबर हैं, कितने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इनके मेंबर हैं, कितने आईएएस अधिकारी, आईपीएस इनके मेंबर हैं, और कितने सेना के अधिकारी इनके मेंबर हैं। इन सब की कलई खुल जाएगी, इसीलिए ये बच रहे हैं। और कितने विदेशों से जो पैसा आ रहा है, अमेरिका से जो पैसा आ रहा है, इंग्लैंड से जो पैसा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से जो पैसा आ रहा है, अरब के देशों से जो पैसा आ रहा है, उसके ही को लेख लेगी। जो पैसा, जो बीफ कंपनी, एक्सपोर्ट कंपनियां जो हैं, वो इनको चंदा कितना दे रही है, उससे कलई खुलेगी। बिल गेट से कितना पैसा ले, उसकी कलई खुलेगी। इसलिए बताना नहीं चाह रहे, मेन बात ये। और यार ये भी है कि यूएई और अबू धाबी में जो बहुत सारी शेल कंपनियां बनाकर जो है, उन शेल कंपनियों में पता चला है कि तमाम देश विरोधी ताकतों का पैसा लगा है। उन पैसों से भी इनको, उससे भी इनको चंदा मिला, उसकी भी कलई खुलेगी। तो ये इनकी कलई ना खुले, इसलिए ये डर है, और कोई बात नहीं। अब ये जो जो प्यूनिटिव एक्शन की बात की जा रही है, शाही साहब, क्या आपको लगता है कि कोई प्यूनिटिव एक्शन लेंगे? क्योंकि आज प्रियांक खरगे का बाद में उसमें जवाब भी आया और उन्होंने कहा कि नहीं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा और जो लॉ कहता है उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। और उन्होंने तो कह दिया कि भाई मैं तो कोई हिसाब किताब दूंगा नहीं। तो अब इसका मतलब क्या है? अब ये लड़ाई आप किधर को जाते हुए देख रहे हैं, शाही साहब? देखिए, लड़ाई तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई, राहुल गांधी जी ने लड़ाई छेड़ी है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, हर हाल में। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी तो उसे बैन कर दिया जाएगा। सच्चाई, एक चीज आरएसएस कान खोल के सुन, आरएसएस से सोच रही है कि वह सरकारें गिरा देती है, सांसद खरीद लेती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, न इसे खरीद पाएगी न इसे तोड़ पाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार इसको बैन कर देगी, कर्नाटक की, और ये इसको पकड़े। और इनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तमाम जो इन लोगों ने हत्याएं करवाई, इन लोगों के लोगों पर तो गांधी जी वाला केस भी इन लोगों के ऊपर चलना चाहिए, फिर से खोल कर चलना चाहिए। और आरएसएस की क्या भूमिका है उसके बारे में फिर से मुझे लग रहा है पुनर्याचिका दायर होनी चाहिए। और इन लोग की संलिप्तता क्या क्या है उसके बारे में पूरा, अब तो बहुत सारी चीज लिख कर आ गई। गांधी जी की हत्या क्यों की, ये सब विषय है। कितने जगह बम ब्लास्ट किया, करवाने में ये लोग शामिल है, कितने जगह दंगे कराए। ये सब होने के बाद इतना खतरनाक संगठन देश में चल रहा है, ये हमारे देश की संप्रभुता के लिए, देश के अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं राजलक्ष्मी के पास आती हूँ कि राजलक्ष्मी, अब ये आखिरी सवाल है आपसे कि अब ये जो पूरी, क्या ये वाकई में एक बड़ी लड़ाई का शेप ले सकता है? क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं, और अभी जो उनकी हाल में इंडिया अलायंस के दिन जो मीटिंग हुई थी, उसकी 9 मिनट 45 सेकंड की वो स्पीच थी, उन्होंने उसमें एक रेजिस्टेंस फोर्स की बात की थी कि भाई हमें रेजिस्ट करना है। तो क्या ये जो एक प्रियांक खरगे का जो ये आइडिया है जिसमें कि आरएसएस का वो हिसाब किताब पूछ रहे हैं, तो क्या ये उसी रेजिस्टेंस फोर्स की एक बड़ी लड़ाई आपको लगती है? अब इनफैक्ट पता नहीं नीलू, ये अगर सिर्फ कर्नाटक तक अगर सीमित रहे या उसके जो बाहर भी जाएगा, ये अभी नहीं कह सकते। या इसको एक मास मूवमेंट के या एक मास डिमांड के तौर पर कांग्रेस अगर बनाएगी या नहीं बनाती है, ये तो उन्हीं के जो इंटरनल मीटिंग्स और डिस्कशंस में ये आना चाहिए, या जो भी है डिस्कशन जो होना चाहिए कि अगर ये एक मास सवाल की तरह उठना चाहिए या नहीं। तो लेकिन ये बात तो है कि आरएसएस ने ये तो कभी नहीं डिनाई किया कि उनके जो एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत सारे, जैसे सेवा भारती हुई और ये एकल जो ये विद्यालय वगैरह चलाते हैं, वो उनको फंडिंग मिलती है फ्रॉम मतलब अन्य सोर्सेस से।
तो जब उनके एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस को जब जब इस प्रकार का फंडिंग मिलता है, तो फिर खुद की फंडिंग को भी वो डिस्क्लोज कर ही सकते हैं। मतलब जो भी डोनेशंस, मतलब जो डोमेस्टिक हो या जो भी हो, मतलब ये तो कहते हैं कि फॉरेन डोनेशंस हम नहीं लेते, लेकिन वो तभी वो साबित शायद हो सकता है अगर वो सब आ जाए बाहर। तो वो एनीवे वो एक लंबा, आई थिंक चौड़ा प्रोट्रैक्टेड फाइट होगा, और लीगल, आई मीन बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट से कोई प्रेशर आने वाला है, कि अगर कोई अपोजिशन अगर कुछ मिलके अगर ये डिमांड करे। लेकिन ये अपने आप में ठीक है, आपको जो आरएसएस की एक्टिविटीज को आप देखिए, जो भी है ना, फंडिंग, यस, एक इश्यू है, वो उसका एक डायमेंशन है, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है डायमेंशन, क्योंकि वो एक्टिविटीज करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए, और वो फंडिंग सिर्फ जो है गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा या जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आ रहा है, या छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन से हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा, मतलब ऑफिसर्स को ही मेंटेन करने के लिए आपको एक सर्टेन कॉर्पस की जरूरत मतलब होती है, और ये आसान नहीं है आज के टाइम पे। अब हाँ, मतलब आई थिंक पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब और ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, क्योंकि ये उम्मीद तो वो और सबसे करते ही हैं, तो अगर वो ये उम्मीद और सबसे करते हैं, तो वो अपने आप को भी मतलब खुद भी जो है ट्रांसपेरेंट बन के दिखाएं। तो ये एक सवाल है, और ये सवाल मेरे ख्याल से इतना आसानी से नहीं जाएगा, और ये एक पॉलिटिकल सवाल ऑपोजिशन के लिए है। अभी बिल्कुल। कांग्रेस ने उठाया है, और वो कांग्रेस उठाती रहेगी, मेरे ख्याल से उठाती रहेगी। आप, क्योंकि ये एक ऑपोजिशन के लिए सवाल है, इसलिए बस चलते चलते शाही साहब से एक सवाल करूंगी, जो मैंने सवाल बीच में भी आपसे किया था, लेकिन एक डिटेल्ड रिप्लाई अगर इसके बारे में आपको जानकारी हो, कि जो सवाल प्रियंक खड़गे ने कर्नाटका में खड़ा किया है, क्या रेवंत रेड्डी और सुखविंदर सिंह सुक्खू उसको खड़ा करेंगे? क्या टीवी के तमिलनाडु में खड़ा करेगा? क्योंकि तमिलनाडु में भी अब आप टीवी के साथ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी तो शुरुआत, ये लड़ाई बहुत आगे जाने वाली, वैचारिक लड़ाई है। राहुल गांधी जी ने इसकी बिगुल छेड़ दिया। उन्होंने अभी अपना जो पॉडकास्ट रिलीज किया, उसमें उन्होंने बताया कि आरएसएस किस तरीके से तमाम इंस्टीट्यूशन संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, 100% देश की संस्थाओं पे कब्जा कर चुका है। तो लड़ाई अब आरएसएस से मुक्त कराने का और नरेंद्र मोदी से मुक्त कराने का देश को है। इसकी प्रथम शुरुआत हो गई है कि आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन कराए और अपने स्रोतों को बताए कि स्रोत कहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, फंड कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, और जो पैसा भी विदेशों से नहीं मिल रहा है चंदे के रूप में, उसका सोर्स क्या है। हो सकता है हिंदुस्तानी दे रहा हो, लेकिन वो डॉलर्स आ कहाँ से रहे। बहुत सारे विदेशों में, अमेरिका ने बहुत सारी जगहों पर तमाम एजेंसियों ने पैसा तो उनके देश के लोग देते थे, लेकिन पीछे से वो एजेंसी सीआईए हो या मोसाद हो, इस तरह से वो पैसे फंड पाते थे, और फिर आकर देश के अंदर तमाम गड़बड़ियां हुई। तो आरएसएस ने का रोल क्या रहा है देश में गड़बड़ी फैलाने में? 2011 का जो अन्ना आंदोलन, उसमें आरएसएस ने किससे फंड लिया, अमेरिका के किन किन स्रोतों से फंड आया कांग्रेस पार्टी को बाहर उखाड़ फेंकने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में आरएसएस की जो भूमिका है, उसको पैसा कहाँ से मिला। उसके बाद अभी जो तमाम और फंड जो ये इनके ऑफिसेस बने हैं, ऑफिसेस में फंड कहाँ से आया, ये सब चीजें बतानी होगा, और कौन कौन लोग दे रहे हैं। तमाम आपराधिक किस्म के माफिया भी आरएसएस को फंड देते हैं, इंटरनेशनल माफिया भी, हिंदुस्तान के माफिया भी। वो कौन माफियाज हैं जो इनको फंड दे रहे हैं, उन माफिया का क्या इंटरेस्ट है, उनकी इंटरेस्ट को कैसे सर्व करते हैं। आप हिंदुस्तान में देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, तमाम बड़े बड़े माफिया आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रमों में जाते हैं, उनको फंड करते हैं। तो वो पैसा क्यों लेते हैं, उसके क्या प्रोटेक्शन मनी के तौर पे लेते हैं, उसका पैसे का क्या इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग अपराध करते हैं, जो लोग भीड़ इकट्ठी होती है, जो ईटा पत्थर चलाते हैं, जो अल्पसंख्यकों को पीटते हैं, क्या वो फंड, जैसे कश्मीर में पहले देखा जाता था, ईटा लेकर पैसा देकर ईटा फेंकने का काम होता था, ईट फेंकने का, पत्थर फेंकने के पत्थरबाज कहा जाता था, क्या उस तरह की भीड़ को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। जो ये रैलियां निकलती हैं, जो बच्चों को हाथ में चाकू देते हैं, छुरा देते हैं, वो तलवार देते हैं, वो तलवार क्या इन्हीं पैसों से आता है, आरएसएस क्या इन पैसों का इस्तेमाल करके तलवार खरीदने में करता है। तो ये सब चीजों का, इन सब चीजों पर जांच हो जाएगी, इसीलिए आरएसएस डर रही है, और ये शुरुआत है, ये कर्नाटक तक नहीं रुकेगी।
भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बैन होगी और बाकी सब राज्यों में भी आरएसएस के खिलाफ इसी तरह का मुहिम चलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो देखेंगे कि अब प्रियांक खड़गे इसको लॉजिकल एंड तक कैसे लेकर जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजलक्ष्मी, शाही साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।